उसकी रीज़न क्या है कि जो पावर है ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ स्विचेस पे या नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स पे, कि उसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो है वो कितने हैं। तो जब आप नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इंक्रीज करते हैं तो उससे जाहिर सी बात है कि कंप्यूटर का साइज भी इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, ये अब हमने पहले, इससे पहले जब हिस्ट्री देखा था तो उसमें हमने देखा था कि डिफरेंट जनरेशन्स देखी थी, और उसमें हमने एक जो बात हमने इनकी नोट की थी कि जैसे जैसे जनरेशन्स आगे आ रही है उसमें क्या हो रहा है कि कंप्यूटर का साइज जो है वो कम होता जा रहा है, और उसकी कंप्यूटेशन पावर जो है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। तो अगर हम किसी एक जनरेशन को लें तो उसमें उसमें अगर आप देखें तो ये चीज़ ट्रू होगी। ये हो सकता है कि अगर आप सॉरी, अगर आप ये देखें कि कोई सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर लें और फिर आप कोई फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर लें, तो इन दोनों के साइज को कंपेयर करें तो जो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर होगा ये ज़्यादा बिग होगा, ये बड़ा होगा, और ये जो फोर्थ जनरेशन वाला है ये उससे साइज में बहुत छोटा होगा। लेकिन जो कंप्यूटेशन पावर है वो फोर्थ जनरेशन वाले कंप्यूटर की ज़्यादा होगी। उसकी रीज़न क्या है कि जो कंपोनेंट का साइज है, ये जो ट्रांजिस्टर है, इसका साइज बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया फ्रॉम सेकंड टू फोर्थ जनरेशन। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि इसका साइज तो कम हुआ है लेकिन साथ इसकी कंप्यूटेशन पावर भी इंक्रीज हो गई। हाँ, अलबत्ता फोर्थ जनरेशन के दो कंप्यूटर्स को आपस में डिस्कस करें, आपस में कंपेयर करें, तो उसमें ये बात जो है वो ट्रू होगी कि दोनों में से जिसका साइज बड़ा होगा उसकी पावर भी ज़्यादा होगी। तो इसको डिस्कस करते हैं। इसमें जो है वो जिस तरह से आपको मैंने कहा कि जो स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ स्विचेस, जिसको कि हम ट्रांजिस्टर विच आर एक्चुअली ट्रांजिस्टर्स, जो स्विचेस कंप्यूटर में यूज होते हैं, ग्रेटर द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर मोर पावरफुल इज कंप्यूटर। तो ट्रांजिस्टर अगर आपने पावर इंक्रीज करनी है तो आप क्या करें, उसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स आप इंक्रीज कर दें, और फिर क्या होगा कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इंक्रीज करने से क्या होगा कि उसके उसका जो साइज है वो बढ़ जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि ग्रेटर द साइज ऑफ कंप्यूटर मींस मोर पावरफुल कंप्यूटर। तो इसका मतलब है कि उसकी उसकी पावर क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। ये मैंने अभी आपको थोड़ा सा बता दिया था, लेकिन ये चीज़ जो है वो सिर्फ उस सूरत में ट्रू है अगर दोनों कंप्यूटर्स जो हैं जिनको आप कंपेयर कर रहे हैं वो सेम जनरेशन से बिलोंग करते हैं। डिफरेंट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं वो नहीं है। तो इस बेस पे जो है वो हम डिजिटल कंप्यूटर्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और ये आप समझ लें कि इसमें इन इन कैटेगरीज में ये जो 4 कैटेगरीज हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि नंबर 1 साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और लेकिन और पावर भी जो है वो भी डिक्रीज हो रही है। यानी सबसे पावरफुल और साइज में सबसे बड़े जो उनको हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं, और फिर उसके बाद फिर मेन फ्रेम आते हैं, मिनी आते हैं और माइक्रो आते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं कि जो मेन जो कंप्यूटर्स हैं, जो असल कंप्यूटर्स हैं, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं। अर्ली जो जितने भी कंप्यूटर्स थे जो हमने हिस्ट्री में भी जिस तरह से हमने डिस्कस किया, अगर आप ENIAC की बात करें तो वो भी बेसिकली क्या था, वो भी मेन फ्रेम था। उसके बाद हमने जो है ना वो एक और कंप्यूटर की बात की थी, IBM 360 की, 370, ये 300 सीरीज के बड़े मशहूर जो है वो कंप्यूटर्स थे, ये सारे के सारे मेन फ्रेम्स थे। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर मेन फ्रेम को थोड़ा सा उसको उसकी पावर इंक्रीज कर दें, और उसको हम इस तरह से करें कि हम उसको जो है थोड़ा सा हम ऐसे करें कि कैलकुलेशन इंटेंसिव बना दें, तो वो फिर क्या होता है कि वो सुपर कंप्यूटर बन जाता है। अगर हम उसकी पावर को थोड़ा कम करते जाएं, उसे कम करने से मुराद ये है कि हम उसको थोड़ा स्केल डाउन करते जाएं, तो फिर वो ये मिनी कंप्यूटर्स या मिनी सर्वर्स भी इसको कहते हैं, मिनी सर्वर्स, तो या फिर माइक्रो कंप्यूटर्स, जिनको कि हम पर्सनल कंप्यूटर्स या PCB हम कहते हैं। पीसी अक्सर आपने नाम जो है वो सुना होगा कि आपके पास PC है तो उसको हम क्या कह देते हैं, दैट इज द माइक्रो कंप्यूटर। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो कंप्यूटर्स हैं ये एक्चुअली वेरिएशन है मेन फ्रेम कंप्यूटर की। तो ये इनके अंदर आपस में जो है वो रिलेशन है। अभी इसकी थोड़ी सी डिटेल जो है वो अगली स्लाइड्स में जाके जो है वो देखेंगे। तो ये उससे पहले कि हम देखें कि किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हम एक एक ट्रांजिस्टर को तो हम काउंट नहीं कर सकते। ये जो है ना, ये इसको हम क्या कहते हैं, ये एक CPU है या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसकी रीज़न क्या होती है कि इसके अंदर फर्दर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक ALU होते हैं जिसको हम अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहते हैं, और दूसरे को हम CU कहते हैं, कंट्रोल यूनिट। तो ये कंपनी, जैसे इसके ऊपर जो है कंपनी का नाम लिखा हुआ है, इंटेल ने बनाया है, और इसका इस प्रोसेसर का नाम क्या है, पेंटियम 4।
ये काफ़ी पॉपुलर इसकी थी पेंटियम के काफ़ी जो है माइक्रो प्रोसेसर काफ़ी पॉपुलर थे। अच्छा, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो सारी चीज़ है, दिस इज़ एक्चुअली नोन एज पैकेज। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पैकेज कहते हैं। जो एक्चुअल जो चिप होती है ना, जो माइक्रो प्रोसेसर की, वो बिल्कुल छोटी सी होती है। जस्ट आप कह लें कि ये जो सारा साइज है ना, इतना साइज, ये आपका जो थंबनेल है, यानी कि जो उसके उसके बराबर जो है उतना होता है। तो बाकी इसके सारे कनेक्टर्स होते हैं, क्योंकि इसमें से वायर्स जो है वो निकलती हैं, तो वो कनेक्टर्स जो है वो होते हैं। अच्छा, ये जो है ये आप कह लें कि इसको हम कहते हैं सिंगल कोर प्रोसेसर। सिंगल कोर का मतलब होता है कि इस पूरे पैकेज के अंदर सिर्फ एक माइक्रो प्रोसेसर की चिप होती है, तो उस वजह से हम इसे कहते हैं सिंगल कोर प्रोसेसर कहते हैं। तो ये जो है, ये आप देख लें कि ये एक AMD, एक इसी तरह से इंटेल की तरह की कंपनी, ये भी माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, और इसकी एक ब्रांड है एथलॉन, इसको हम कहते हैं। ये इसकी दूसरी साइड है, जिस तरह ये पिन्स नज़र आ रही हैं आपको, ये बेसिकली कनेक्टर्स होते हैं, और ये इसके साथ जो है ना, आप इसको मदरबोर्ड के साथ जो है इनको कनेक्ट करते हैं। तो ये जो है ये एक्चुअली एक मल्टी कोर प्रोसेसर है, इसको हम कहते हैं मल्टी कोर प्रोसेसर। इसका मतलब है कि इस एक पैकेज के अंदर जो है वो एक से ज़्यादा जो है वो माइक्रो प्रोसेसर चिप्स जो है वो होंगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक मल्टी कोर प्रोसेसर है, इसके अंदर दो है। ये वाला जो है ना, इसको हम कहते हैं हेक्सा कोर प्रोसेसर। हेक्सा कोर का मतलब है कि इसके अंदर 6 कोर है, यानी कि 6 माइक्रो प्रोसेसर है। जैसे ये सिंगल कोर था ना, तो आप ये समझ लें कि इस तरह के 6 जो माइक्रो प्रोसेसर हैं वो इस अकेले के अंदर है, लेकिन वो इस फॉर्म में होते हैं कि वो पैकेज एक ही होता है, लेकिन उसके अंदर जो है वो कोर्स जो है वो अलग ही होते हैं, तो उसको हम कह देते हैं मल्टी कोर प्रोसेसर। टिपिकली ये जो कोर्स होती है, ये इन काउंट ऑफ 2 होती हैं, यानी कि ड्यूल कोर होता है। ड्यूल कोर का मतलब ये है कि उसमें दो उसमें कोर्स होंगी, फिर उसके बाद जो है वो फिर क्वाड कोर आ जाता है। क्वाड कोर का मतलब है कि उसके अंदर 4 कोर्स होंगी, और फिर उसके बाद ये हेक्सा कोर आ जाता है। हेक्सा कोर का मतलब है कि 6 कोर्स होंगे उसके अंदर। तो अभी तक जो सबसे हाईएस्ट जो है वो हेक्सा कोर प्रोसेसर की, जिस तरह से ये जो है, ये AMD का एथलॉन जो है, ये हेक्सा कोर प्रोसेसर है। इंटेल के भी कुछ जो है वो इनके जो सर्वर क्लास कुछ जो है, इनका एक आइटेनियम प्रोसेसर है, वो भी हेक्सा कोर है, लेकिन वो आम कंप्यूटर्स में इस्तेमाल नहीं होता, वो सर्वर्स वगैरह में जो है वो इस्तेमाल होता है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। तो अब हम क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ काउंटिंग के हम एक एक ट्रांजिस्टर को हम कैलकुलेट करें, हम उसमें जो नंबर ऑफ कोर्स हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि उसमें कितनी कोर्स हैं वो उसके अंदर लगी हुई हैं। क्योंकि मोस्टली जो प्रोसेसर हैं वो हेक्सा कोर है, जो खासतौर पे सुपर कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं, तो वो हेक्सा कोर है। तो इसकी वजह से क्या है कि हम इंस्टेड ऑफ इस बारे में डिस्कस करने के कि इसमें ट्रांजिस्टर्स कितने हैं, हम ये देखते हैं कि इसमें जो है नंबर ऑफ कोर जो है वो कितनी है, तो वो हम कैलकुलेट जो है वो कर लेते हैं। ये जो है ये आप कह लें कि एक समरी है जो हमने बनाई है। इसमें जो हमने फैक्टर डिस्कस करने हैं वो है कि ये जो प्रोसेसर है, ये सिंगल कोर है या सिंगल प्रोसेसर है या मल्टी प्रोसेसर है, मल्टी सिंगल यूज़र है या मल्टी यूज़र है, उसकी प्राइस जो है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी है, पोर्टेबल है या नहीं है, और उसकी जो है वो कंप्यूटेशन पावर जो है वो कितनी है, और इसके अलावा जो है वो उसकी पावर रिक्वायरमेंट जो है वो कितनी, इन फैक्टर्स को हमने देखना है। तो पहले सुपर कंप्यूटर को देखते हैं कि ये मल्टी माइक्रो प्रोसेसर है, इसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं, और इसके अलावा क्या है कि मल्टी यूज़र, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा कंप्यूटर है तो उसको एक बंदा तो ऑपरेट नहीं कर सकता, इसलिए मल्टी प्रोसेसर मल्टी यूज़र सिस्टम है, और इनकी जो प्राइस है इवन इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स में इनकी प्राइस होती है, और ये बहुत बड़े साइज के होते हैं। अभी हम आगे चल के इसकी डिटेल जो है वो देखेंगे। कंप्यूटेशन पावर इनकी बहुत हाई होती है, और पावर रिक्वायरमेंट भी इनकी बहुत हाई है। ये नहीं कि बैटरी पे ऑपरेट नहीं कर सकते, ये नहीं आप कह सकते कि बैटरी ऑपरेटेड होते हैं, इनके लिए जो है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड किस्म की पावर सप्लाई जो है वो रिक्वायर्ड होती है। इसके बाद फिर मेन फ्रेम आ जाते हैं। ये भी मल्टी माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम है, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर हैं वो सुपर कंप्यूटर से काफ़ी कम होते हैं, और ये मल्टी यूज़र सिस्टम है, इनकी प्राइस भी काफ़ी होती है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती है। और ये भी बहुत बड़े हैं, पोर्टेबल नहीं है डेफिनेटली। ये तो जिस तरह से सुपर कंप्यूटर है, हमें इनके लिए स्पेसिफिक बिल्डिंग्स वगैरह बनानी पड़ती है जहाँ पे एयर कंडीशनिंग और इनकी सिक्योरिटी वगैरह का भी इंतजाम होता है।
कंप्यूटेशन इनकी पावर काफ़ी ज़्यादा होती है, वेरी हाई नहीं लेकिन हाई आप कह सकते हैं कि होती है, और पावर रिक्वायरमेंट में इनकी जो है वो काफ़ी हाई होती है। फिर आ जाते हैं मिनी कंप्यूटर्स। ये जो मिनी कंप्यूटर्स हैं, ये एक्चुअली क्या है कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, इनको ही थोड़ा सा आप स्केल डाउन कर लें तो फिर ये मिनी कंप्यूटर्स जो है वो बन जाते हैं। मोस्टली इसमें भी मल्टी प्रोसेसर होते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दो या चार माइक्रो प्रोसेसर इसके अंदर लगे होंगे, और ये सिंगल यूज़र भी हो सकते हैं, मल्टी यूज़र भी हो सकते हैं। प्राइस इनकी फ्यू $1000 होती है। दे टेक स्मॉल प्लेस लेकिन बट दे आर नॉट पोर्टेबल, और कंप्यूटेशन पावर इनकी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, पावर रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती। इनको आप जो आपकी जो डोमेस्टिक सप्लाई है, पावर सप्लाई है, उस पर भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये दोनों जो कंप्यूटर्स हैं, इनके लिए आपको डेडिकेटेड पावर सप्लाई चाहिए, और जो हमारी नॉर्मल जो होम सप्लाई है उसमें उस पर ही ऑपरेट नहीं कर सकते। फिर माइक्रो प्रोसेसर आ जाते हैं। ये सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है, सिंगल यूजर सिस्टम है। कुछ $100 में आपको जो है वो मिल जाएंगे। बहुत भी अच्छा कोई होगा तो वो आपको तकरीबन $1000 से $1500 तक जो है वो मिल जाएगा। पाकिस्तानी तकरीबन ये जो है 1 लाख से 1.5 लाख या 2 लाख तक जो है ये प्राइस बनती है। स्मॉल है, पोर्टेबल है, कंपटीशन पावर इनकी बहुत कम होती है, और ये बैटरी ऑपरेटेड है। इनको बैटरी से भी ऑपरेट किया जा सकता है। इससे अगली जो कैटेगरी है उसको हम कहते हैं अल्ट्रा पोर्टेबल कंप्यूटर। तो इसमें क्या है कि इसमें भी नॉर्मली एक प्रोसेसर होता है, सिंगल यूजर है। प्राइस तकरीबन उतनी है जितनी कि एक आम माइक्रो प्रोसेसर की होती है, स्मॉल और पोर्टेबल है, और ये बैटरी ऑपरेटेड होते हैं। इनकी जो है, क्योंकि पोर्टेबल है तो इसका मतलब है कि इनका मकसद जो ये है कि इनको हमने बैटरी से ही ऑपरेट करना है। इनको हमने और इनकी जो बैटरी है वो काफ़ी टाइम भी निकाल जाती है। आमतौर पर इस तरह जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि एक दफ़ा उसको चार्ज करें दिन में तो फिर पूरा दिन उस पर जो है फिर आप काम कर सकते हैं। इनके तकरीबन 8 से 10 घंटे जो है वो बैटरी पे काम कर सकते हैं। तो ये समरी थी, अब हम इसकी डिटेल्स है वो देखते हैं। तो सबसे पहले सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर is a computer that leads the world in terms of processing capacity, particularly speed of calculation. Computers that have very high processing speed. तो इनका क्या है कि दे लीड द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग कैपेसिटी। अच्छा, ये थोड़ा सा जो है अभी मैं इस पे हम आगे चल के जो है वो डिटेल से भी जो है वो भी हम बात करते हैं। तो बेसिकली आप ये कह लें कि जो सुपर कंप्यूटर्स हैं ये ज़्यादातर रिसर्च में यूज होते हैं। इनका जो टिपिकल इनका जो यूजेज है वो है रिसर्च। रिसर्च में, और उसके अंदर भी ये है कि जो साइंटिफिक जो है वो रिसर्च जो है उसमें इस्तेमाल होते हैं। और इसके अलावा जो है वो आप ये कह लें कि जो एटॉमिक वेपन्स की रिसर्च है उसमें भी इस्तेमाल होते हैं। तो अब उसमें क्या है कि जो दुनिया के जो रिच कंट्रीज हैं, जैसे उसकी एग्जांपल है कि यूएस है, चाइना है, जापान है, और इसी तरह के दूसरे यूके वगैरह है। ये कंट्रीज जो है ना, इनके पास काफ़ी पैसे हैं, इनकी रिसर्च भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं किसके पास सबसे पावरफुल कंप्यूटर है। तो उसमें ये है कि जिसके पास है, जाहिर सी बात है कि वो क्योंकि ये अभी मैं इसकी डिटेल बताऊंगा कि हमें कैसे पता चलता है कि मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर क्या है। तो वो बकायदा उसको जो है वो बकायदा लोगों को बताते हैं कि ये हमारा हमने कंप्यूटर बनाया, ये सबसे पावरफुल कंप्यूटर है। तो उसमें उसमें क्या होता है कि एक तरह से दुनिया को शो ऑफ कराना होता है। जिस तरह से आप अपनी अपनी कोई ये तो नहीं होता है कि आप अपने डॉलर्स के ढेर दिखाते हैं, आप दिखाते हैं कि ये हमारे पास जो है वो एक सुपर कंप्यूटर दुनिया में सबसे पावरफुल है। उसका क्या होता है कि दुनिया को पता चल जाता है कि इनके पास पैसे भी हैं, और इनके पास इसको चलाने के लिए वसाइल भी हैं, और इनको इसको चलाने के लिए इनके पास लोग भी हैं। तो अब ये होता है कि वो एक तरह से एक 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 शो ऑफ होता है कि ये देखिए हम कितने कितने स्ट्रॉन्ग हैं, इस मामले में हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये इन 3 कंट्रीज में मोस्टली जो है वो कंपटीशन चलता रहता है। खासतौर पर यूएस चाइना में जो है ये बड़ा इनका आपस में रहता है कि किसके पास सबसे पावरफुल कंप्यूटर है ये। अच्छा, तो फिर आते हैं कि इसकी जो ब्रीफ हिस्ट्री वो क्या है कि एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था सीमोर क्रे। तो 1960 में इसने कंप्यूटर डिज़ाइन किया। तो वो एक्चुअली क्या था कि मेन फ्रेम में था, लेकिन उसमें उसने नंबर माइक्रो प्रोसेसर ज़्यादा लगा दिए। तो ये जो 1960 का दौर था, तो इस उस दौर में जो है ना वो अमेरिकन काफ़ी टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहे थे।
इन्होंने अपना स्पेस प्रोग्राम भी शुरू किया हुआ था और ये बातें कर रहे थे कि हम चांद पे चले जाएंगे और इस तरह से बातें जो है वो कर रहे थे। तो वो सिर्फ एक शो ऑफ कराने का दौर था कि लिए दूसरों को जो है वो दिखाएं। खास तौर पे इनका रशिया के साथ इनका बहुत कंपटीशन चल रहा था। तो ये सिमोर क्रे ने जो कंप्यूटर बनाया तो इसका कोई भी नाम रखा जा सकता था, लेकिन क्योंकि वो बहुत पावरफुल था और आम कंप्यूटर के निस्बत जो है उसकी कैलकुलेशन पावर बहुत ज्यादा थी, तो लोगों ने उसको क्या कह दिया, उसको सुपर कंप्यूटर कह दिया कि दिस इज अ सुपर कंप्यूटर। जैसे सुपरमैन है या इस तरह से है, तो उसी तरह से इन्होंने कह दिया कि सुपर कंप्यूटर है जी। वहीं से इसका नाम पड़ गया, सुपर कंप्यूटर इसका नाम पड़ गया। मोस्टली ये कस्टम डिजाइन होते हैं, जिस तरह से किसी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो इसको जो है वो बनाते हैं। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर हैं। स्पेशल पर्पस का मतलब ये है कि आपको ये बाजार में नहीं मिलेंगे। अगर आप जाएं और कहेंगे मुझे एक सुपर कंप्यूटर चाहिए, तो ये नहीं होगा कि वो आपको कहेंगे ये पड़ा हुआ ले जाए। तो ये स्पेशली आपको बिल्ड करना पड़ता है अपनी स्पेशल रिक्वायरमेंट के मुताबिक। एंड दे आर यूज फॉर हाईली कैलकुलेशन इंटेंसिव टास्क। ज़्यादातर इसके जो यूजर्स हैं वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च होती है, मिलिट्री एजेंसीज और एंड साइंटिफिक रिसर्च लेबॉर्ट्रीज जो कि पूरी दुनिया में हैं, तो वो इसको ज़्यादातर इसको जो है वो इनको यूज़ करती हैं। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के पास बहुत कम है, क्योंकि वो रिसर्च इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं करती है, तो इस वजह से उनके पास बहुत कम है। ज़्यादा जो रिसर्च है वो यूनिवर्सिटीज़ में या कुछ लेबॉर्ट्रीज हैं वहाँ पे हो रही है, तो इस वजह से उनके पास जो है वो ज़्यादातर सुपर कंप्यूटर हैं। यूजेस इसके क्या है कि सुपर कंप्यूटर आर यूज इन डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंस, पर्टिकुलरली वेयर इंटेंसिव कैलकुलेशन आर रिक्वायर्ड। जैसे कि क्वांटम मैकेनिकल फिजिक्स है, वेदर फोरकास्टिंग है, क्लाइमेट चेंज है, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग है, फिजिकल सिमुलेशन है, और इसके अलावा क्रिप्टो एनालिसिस है। तो इस तरह के जो है जो फील्ड है, ये सारी ऐसी फील्ड हैं कि जिसमें बहुत इंटेंसिव कैलकुलेशन चाहिए, नहीं बहुत ज़्यादा डाटा बहुत ज़्यादा होता है, फिर उसकी पूरी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है। तो इस वजह से जो है वो हम क्या करते हैं कि वहाँ पे हम सुपर कंप्यूटर जो है वो इनको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें ये है कि एक वेबसाइट भी है और एक एक्चुअली ये एक आप कह लेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया के जो सुपर कंप्यूटर्स की जो लिस्ट है वो मेंटेन करती है। और ये साल में दो दफ़ा जो है एक दफ़ा जून में और एक दफ़ा नवंबर में जो है वो दो लिस्ट साल में जनरेट दो इशू करते हैं, वो क्रिएट आप कह लें कि इशू करते हैं, जिसमें कि उस वक्त तक जो दुनिया का सबसे जो पावरफुल कंप्यूटर होता है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो ये स्टार्ट की थी पर एक जर्मन प्रोफेसर था हांस म्योर। तो इसने मैनहेम सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस 1996 में इसने इसने वो कंडक्ट करवाई, और उसमें 1993 से इसने जो है जो दुनिया के जो 500 सबसे पावरफुल कंप्यूटर थे वो लिस्ट जो है वो इसने रिलीज करना शुरू कर दी। तो एक्चुअली इसका तरीकेकार ये होता है कि जो इसमें ये खुद से जाके किसी को नहीं कहते, जो भी कंट्रीज है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद इनको कांटेक्ट करके अपने कंप्यूटर्स की सारी डिटेल जो है वो उनको सबमिट करवाती हैं, और फिर ये उसको वैल्यूएट करके उसके बाद डिक्लेयर कर देते हैं कि दिस कंप्यूटर इज मोस्ट पावरफुल। तो जून और नवंबर में दो दफा होती है। फॉर्म सेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड टू सबमिट स्पेसिफिकेशन ऑन द सिस्टम परफॉर्मेंस स्केल ऑन लिन पैक। ये लिन पैक असल में क्या है कि ये एक आप ये कह लें कि कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उनकी, एक उनका एक छोटा सा एक प्रोग्राम है। छोटा सा तो खैर नहीं, काफ़ी मतलब बड़ा है, उसमें टाइम काफ़ी लग जाता है। और ये फोर्ट्रॉन में लिखा हुआ है। फोर्ट्रॉन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके अंदर जो है ये लिखा हुआ है। तो वो इस पे स्टैंडर्ड के तौर पे चला के देखते हैं कि ये जो है वो उसको बेंचमार्क के तौर पे उसको चला के देखते हैं। ये लिनपैक बेंच मार्क वाज रिटन बाय जैक डोंगरा, इसने जो है वो लिखी थी ये। एंड लिनपैक इज अ मेजर ऑफ कंप्यूटर्स फ्लोटिंग पॉइंट रेट ऑफ एग्जीक्यूशन, कि वो कितनी फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन जो है वो एक सेकंड में परफॉर्म कर सकते हैं। उस बेस पे जो है फिर इसकी रैंकिंग जो है वो कर दी जाती है। इस वक्त जो है वो उसकी जो स्पीड है कंप्यूटर्स की, जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड है, इट इज मेजर्ड इन फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। तो ये तो एक एक फ्लोटिंग पॉइंट के ऑपरेशन की बात करें, लेकिन मोस्टली सुपर कंप्यूटर्स हैं ये पेटाफ्लॉप्स में या इससे भी ज़्यादा जो है वो कैलकुलेशन जो परफॉर्म कर सकते हैं। एक पेटाफ्लॉप जो है दैट इज इक्वल टू 10⁻15 फ्लॉप्स। तो ये मेरे ख्याल में कोई बिलियन से भी ऊपर जो है ना ये कैलकुलेशन जो है वो चली जाती है। इस वक्त जो है वो
जो 56 जो लिस्ट रिलीज हुई थी टॉप 500 की नवंबर 2020 में, उसके मुताबिक जो है जापान का कंप्यूटर है फुगाकू। फुगाकू जो है दिस इज द वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, और इसकी जो स्पीड है, इसकी जो पीक परफॉर्मेंस जो अभी तक इसने अचीव किया, दैट इज 442 पेटाफ्लॉप्स, दैट इज 442 इंटू 10⁻15 फ्लॉप्स, या आप उसको कह सकते हैं कि ये अब क्या होगा कि 4,42,000 ट्रिलियन कैलकुलेशंस इन अ सेकेंड। इट कैन परफॉर्म दिस मच कैलकुलेशन इन अ सेकेंड। और इसकी जो थ्रेटिकल स्पीड है, यानी कि जो ये अचीव कर सकता है, अभी तक नहीं की है, लेकिन दैट इज जो इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आप कह सकते हैं, दैट इज 537 पेटाफ्लॉप्स। और इसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ कोर्स है वो हैं ये बन जाएंगे 7.6 मिलियन कोर्स हैं। ये अगर आप इसको राउंड ऑफ कर दें, इन्होंने तो पूरी एग्जैक्ट फिगर लिखी हुई है, लेकिन अगर आप राउंड ऑफ कर ले तो ये तकरीबन बनती हैं 76,30,848 कोर्स जो हैं वो इसके अंदर है। And Fugaku is installed at Riken Institute Center for Computational Science in Japan. ये जापान के अंदर इनका एक राइकन का जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर जो है ये इंस्टॉल्ड है। और इसके अलावा ये कि जिस तरह से मैंने आपको कहा था, कंट्रीज में जो है वो एक रेस चलती रहती है, तो इसी लिस्ट के मुताबिक जो टॉप 500 लिस्ट है, इसके मुताबिक जो 500 में से 214 कंप्यूटर्स हैं, टोटल 500 है, 214 जो है वो चाइना में है, और 113 उनमें से 113 जो है वो यूएस में है। तो इनकी आपस में एक समझ लें कि एक हेल्थी बैटल जो है वो चलती रहती है, किसके पास सबसे ज़्यादा जो है वो सुपर कंप्यूटर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इनके पास सुपर कंप्यूटर्स ज़्यादा हैं तो उसका मतलब है कि इनकी इनकी जो रिसर्च है वो भी बहुत एडवांस लेवल की रिसर्च जो है वो होगी। तो ये जो है जनाब, ये है जी फुगाकू, ये उसकी तस्वीर है, ये एक कंप्यूटर है। ये सारे इसके जो है ना, ये इसके आप कह लेंगे इसके ये जो शेल्व्स हैं, या इसको क्या कह सकते हैं, इसके अंदर जो है रैक्स हैं, तो इसके अंदर जो है ना ये आपको दूर तक नज़र आ रहे होंगे, ये सारा एक कंप्यूटर है। दिस इज ओनली वन कंप्यूटर। तो ये डिफरेंट रैक्स हैं, इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए हैं। जाहिर बात है कि कुछ 7.6 मिलियन जो है वो कोर्स हैं, तो वो इनके अंदर जो लगी हुई, इसके अंदर जो प्रोसेसर जो यूज़ हुआ है वो हेक्सा कोर प्रोसेसर है, यानी कि एक प्रोसेसर के अंदर जो है वो 6 कोर्स है। तो आप वो उसको डिवाइड करेंगे 6 पे, तो आपके पास जो है ना वो आ जाएगा कि इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोसेसर जो है, यानी कि जो वो फिजिकल चिप्स हैं वो कितनी है उसके अंदर। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सारा जो है दिस इज जस्ट वन कंप्यूटर। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको जो है वो मैं आपको मैं बताऊंगा कि सॉरी, ये जो है ये जिस तरह से आपको मैंने कहा था, ये top500.org है, और इसमें अगर आप जाएंगे तो इसके अंदर यहाँ पे लिस्ट है, पुरानी सारी लिस्ट हैं वो भी इसके अंदर जो है वो पड़ी हुई, उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो नवंबर जो है वो 2020 की जो लिस्ट थी, तो वो उसके मुताबिक जो है ये टॉप जो है ये फुगाकू है। फुगाकू के बाद समिट है, ये आईबीएम का माइक्रो सुपर कंप्यूटर है, और ये जो है वो अमेरिका में है। इसकी लोकेशन देखें कि ये ऑकरिज नेशनल लेबोरेटरी, ये बेसिकली इनके जो एटॉमिक फिजिक्स से रिलेटेड रिसर्च है वो करते हैं। और ये आई थिंक ये इससे पहले जो है ना ये पहले नंबर पे था, ये फुगाकू से पहले यही समिट जो है पहले नंबर पे था। फिर सियरा है, ये भी आईबीएम का है। और फिर सनवे त्यानहो लाइट, ये चाइना में है, नेशनल सुप्रीम कंप्यूटिंग सेंटर वुशी वहाँ पे है। फिर सेलीन है, ये भी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में है। फिर त्यानखा 2A, ये भी चाइना में है। ये उसी सिटी में है, ये ग्वांजू में है। मैंने भी जो पीएचडी जिस यूनिवर्सिटी से की थी वो भी ग्वांजू में थी। तो उस पे उन्होंने वहाँ पे उन्होंने ये किया था कि शहर से थोड़ा सा बाहर जो है एक एजुकेशन सिटी बनाया था, तो वहाँ पे था ये नेशनल सुपर कंप्यूटर सेंटर। तो उधर उधर मैंने सुना था, मुझे एक स्टूडेंट था, उसने मुझे बताया था, चाइनीज स्टूडेंट, कि वहाँ पे एक सेंटर बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे आम लोग जो जाहिर सी बातें नहीं जा सकते वहाँ पे। और उसके बाद ये जो 7वें नंबर का है ये जर्मनी में है। फिर एच पी सी 5 है, ये इटली में है।
फ्रंटेरा फिर यूएस में है, यानी कि टॉप, अच्छा ये फिर ये जो 10वें नंबर पे है ये सऊदी अरेबिया में। तो अगर आप टॉप 10 में से देखें तो पहले नंबर का जापान का एक आ गया, अमेरिका के एक दो तीन और चार जो हैं टॉप 10 में से वो अमेरिका के हैं, और एक एक जो है वो सऊदी अरेबिया, इटली, जर्मनी, और दो चाइना के और एक जापान का। तो ये इस तरह से जो है वो है। और ये जो है ये अगर आप इसकी डिटेल में जाएंगे तो वो मज़ीद आपको यहाँ पे थोड़ा सा आ रहा होगा कि इसमें प्रोसेसर ये लगा हुआ है A64FX, और ये फ्यूजित्सु एक जापानी कंपनी है, ये वो कंपनी जो है उसने इसको जो है वो बनाया है। तो यहाँ पे इसके वेंडर का नाम भी लिखा होता है कि किसने बनाया है। ये आईबीएम का है, सेकंड नंबर का जो है। इस तरह से ये भी आईबीएम ने बनाया है। ये सनवे जो है ये सनवे कंपनी है, उसने बनाया है। और इसके अलावा जो है ये एनवीडिया जो सेलीन है वो एनवीडिया ने बनाया है। और इस तरह से जो है ना ये थानहा जो है ये कुछ चाइनीज है। इंटेल के प्रोसेसर 12 इसमें लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखें इंटेल जियोन प्रोसेसर जो है वो इसके अंदर लगा हुआ है। ये जियोन प्रोसेसर है, ये भी जो है एच कोर है। और ये जो जर्मनी वाला है ये AMD का है, ये देखिए ये ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, ये AMD। और एनवीडिया का इसमें जीपीयू लगा होगा। और उसके बाद है कि ये भी एनवीडिया का है, HPC, ये डेल ने बनाया है, ये देखें ये वेंडर का नाम जो है वो साथ ही लिखा होता है। और इसमें भी जियोन गोल्ड, ये भी इंटेल का प्रोसेसर है वो लगा हुआ है इसके अंदर। फ्रंटियरा जो है ये डेल ने बनाया है, और इसमें भी जियोन का प्रोसेसर जो है वो लगा हुआ है। और ये जो है ये देखिए ये जो दमाम 7 है, ये क्रे इनकॉर्पोरेशन है, जो कि वो सिमोर क्रे ने बनाया था। तो इसके अंदर एनवीडिया का प्रोसेसर और जियोन गोल्ड प्रोसेसर जो है वो लगा हुआ है। एनवीडिया का जीपीयू लगा होगा, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, और जियोन गोल्ड ये प्रोसेसर इसके अंदर जो है वो लगा हुआ है। क्रे ने बनाया है, वैसे नहीं देखे नहीं क्रे लिखा हुआ नहीं, क्रे CS टॉम। तो वो असल में ये वो ब्रांड है। तो ये खुद तो बनाते नहीं है, ये तो क्या करते हैं कि ये आई मीन इन्होंने कंपनी को कहा होगा कि हमें बना के जो है वो दे दें, तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली जो है वो बना दिया। एक चीज़ ये होती है कि इनमें से देखें कि ये एक ही अपनी अपनी काइंड का ही एक ही कंप्यूटर होता है। मतलब एक ही तरह के दो कंप्यूटर आपको जो है वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये आप ये कह लें कि इसको बनाने के लिए स्पेसिफिक पहले आपको रिसर्च करनी पड़ती है कि किस टाइप का आपको प्रोसेसर चाहिए, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली आप उसको जो है डिज़ाइन करते हैं बनाते हैं। तो इस तरह से ये देखें, ये राइकन इंस्टीट्यूट की है। उन्होंने सारी इसके बारे में डिटेल दी हुई है कि ये जो है ना ये टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, ये सारा उसने बताया हुआ है कि ये एक CPU है, फिर उससे CMU बनता है, फिर ये, और फिर उसके बाद ये पूरा रैक जो है वो बनता है। एक रैक के अंदर जो है वो 384 नोड्स होंगी। एक नोड यहाँ से स्टार्ट होता है ना, ये एक CPU है, और उसके बाद एक CMU होते हैं, उसके अंदर दो CPU होते हैं, और उसके बाद ये BOB होता है, BOB के अंदर 8 CMU होते हैं, और फिर एक शेल्फ आती है, एक शेल्फ के अंदर 3 BOB होते हैं, और एक रैक के अंदर जो है ना वो फिर 8 शेल्फ होती हैं। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता चलेगा कि एक रैक, ये जो पूरा एक रैक है इसके अंदर कितने जो CPU लगे हुए हैं। और एक CPU के अंदर जो है, ये आपको मैं इलाज करके दिखाता हूँ, ये देखें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कितनी है नोड्स में, 2 नोड्स। एक CPU की एक नोड होगी, 1 CPU पर नोड, 2 CPU 2 नोड्स, ठीक है, 2 नोड्स। तो इसके अंदर 48 नोड्स हैं। तो 48 नोड्स का मतलब है कि 384 प्रोसेसर इसके एक के अंदर जो है वो लगे, एक रैक के अंदर जो है वो लगे होंगे। ये इसकी रफ सी जो है वो है। बाकी ये सारा उन्होंने बताया हुआ है कि इसकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या है, ये सारा जो है वो आप इसको जो है वो देख सकते हैं। सारी डिटेल जो है उन्होंने दी हुई है। ये उन्होंने उसका बताया भी हुआ है कि ये क्या है। यहाँ पे आप देखें ये कोर है, और फिर लेवल 2 कैश, और ये सारा इस तरह से उन्होंने उसका जो हार्डवेयर डिज़ाइन है वो भी सारा जो है वो बताया हुआ है। ठीक है। और इसके अलावा जो है वो आई थिंक यहाँ पे अ, इसकी जो है मेजर अचीवमेंट्स के बारे में होगा कि इसने क्या क्या अभी तक जो है वो कर लिया है। तो ये कोविड पे भी कोई काम कर रहा है, उसके बाद जो रिसर्च पे जो काम कर रहा है,
वो भी जो है वो भी है कि क्या क्या किया है, कि किस किस पे जो है वो काम कर रहा है। ये सारी डिटेल जो है इसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर जो है वो दी होगी। ये फुगाकू पे जाके आप सारी जो है ना वो सर्च जो है वो कर सकते हैं। आगे चले। यस सर। अच्छा, तो ये एक थोड़ी सी पुरानी स्लाइड है। मैं इसको वैसे अपडेट कर दूंगा, आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये कुछ सुपर कंप्यूटर्स हैं। वैसे अगर आप जाएं तो वो जो देखना चाहें कि इस वक्त कौन कौन से हैं सुपर कंप्यूटर्स जो एक्टिव हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि यहीं पे लिस्ट में जाएं और इसके पास जो है ना यहाँ पे एक इसकी स्टैटिस्टिक्स हैं, सब लिस्ट जनरेटर है, वो आ जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे कंट्री में जाएं। कंट्री में आप किसी भी कंट्री का जो है ना वो कहते हैं कि किस कंट्री के बारे में आपको इंफॉर्मेशन जो है चाहिए। फिलहाल में पाकिस्तान के बारे में भी शायद होगी। पहले जी पाकिस्तान के बारे में देख लेते हैं कि इनके पास कोई है कि नहीं। तो उसने क्या क्या है जी, कुछ भी नहीं, लिस्ट जो है वो खाली आ गई है। पाकिस्तान के पास कोई सुपर कंप्यूटर जो है वो नहीं है जो कि इस लिस्ट के मुताबिक जो है वो हो। तो इस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स में देखें तो यूनाइटेड स्टेट के बाद जो 113 है, उसमें समिट है, फिर सेरा है, फिर सेलिन है, फिर फ्रंटियरा है, ट्रिनिटी, लासन, पूरी है, और स्टैम्पे 2 है। ये सारे जो है ना ये देखने के लिए इनके पास कंप्यूटर है, उस सबकी लिस्ट है वो आगे। ये 100 जो है वो उसके साथ उसका नंबर भी है ना कि किस नंबर पे। 73rd, इस तरह से 81 नंबर पे। ये टोटल जो है वो 113 कंप्यूटर्स जो हैं वो होंगे। और मोस्टली अगर आप देखें तो इनका साथ साथ आ रहा होता है, अगर आप इसको देख सकते हैं कि या यूनिवर्सिटी के पास कहीं होगा, या ऐसे देखें कि आर्मी रिसर्च लेबॉर्ट्री इस तरह से है, और टेक्सास एडवांस कंप्यूटिंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, ये देखें। उनके बाद अपना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के बाद अपना जो है वो सुपर कंप्यूटर है। तो इस तरह से न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के पास भी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पास भी कैनन है। ये आप देख सकते हैं सारे। ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ उनके पास भी है। तो ये डिफरेंट, अगर आप देखें जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी इनकी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो उनके पास भी है। तो ये सारे जो है वो अब कह सकते हैं कि इनके सुपर कंप्यूटर डिफरेंट जो है ये इनके पास है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर हमने आ जाना है कि एक और इसकी एग्जांपल है। दिस इज दी आई बी एम डीप ब्लू। आई बी एम डीप ब्लू भी एक सुपर कंप्यूटर था। आप नेट पे इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। इसकी जो स्पेशल, जो इसकी जो एक आप कह लें कि इसका डिस्टिंक्टिव फीचर था, वो ये था कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटी थी। और ये इन्होंने शो करने के लिए बनाया था कि जो कंप्यूटर की और ह्यूमन की जो इंटेलिजेंस है उसको आपस में कंपेयर करने के लिए जो है वो बनाया था। तो ये इसमें जो डीप ब्लू है इसमें ये था कि वो चेस प्लेइंग सुपर कंप्यूटर था। और इसने क्या था कि इसने गैरी कैस्परोव को हराया था। गैरी कैस्परोव जो है वो उसका ये था कि यार एक मिनट वेट कीजिएगा जरा। तो इसने जो है क्या किया था कि इसने गैरी गैरी कैस्परोव को जो है ना वो कोई इंसान तो नहीं हरा सका था, लेकिन इस सुपर कंप्यूटर ने हरा दिया था। थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल सी भी ये बात है, लेकिन ये था कि वो मोस्टली लोग इस चीज़ पे एग्री करते हैं कि गैरी कैस्परोव जो है वो हार गया था। तो इससे जो है ना वो ये चीज़ साबित होती है कि अगर कंप्यूटर को इंटेलिजेंस दे तो वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से बेटर होगी, उससे बेहतर जो है वो इंटेलिजेंस जो है वो होगी। अच्छा, फिर हमने आना मेन फ्रेम पे। तो हमने कहा था कि ये असल कंप्यूटर्स जो हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं। और आईबीएम इसको इस तरह से डिफाइन करता है कि कंप्यूटर दैट कैन सपोर्ट थाउजेंड्स of application and input output devices to simultaneously serve thousands of users. A mainframe is what businesses use to host the commercial databases, transaction servers, and applications that require
a greater degree of security and availability than is commonly found in small scale uh, machines. तो इसमें इसमें क्या है कि इनका मेन जो है ना, जैसे एक बैंक है, जैसे एक जो है ना वो बैंक है, तो उस बैंक को जो है वो एक कंप्यूटर चाहिए। सॉरी, थोड़ी सी इंटरप्शन हो गई है। अच्छा, जैसे हम बात कर रहे थे कि बैंक्स हैं, अब एक बैंक को चाहिए कंप्यूटर जो कि किसी वो एक सेंट्रल लोकेशन पे जो है वो रख देंगे और अपना जो सारा बैंक का जो डेटाबेस है वो उसके ऊपर रख देंगे। उसके बाद फिर क्या है कि हम इसमें जो भी उसके बैंक के जो वर्कर्स स्टाफ हैं या जो क्लाइंट्स हैं वो इसको एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। यानी कि आप समझ लेंगे, अगर आप किसी बैंक के कस्टमर है, क्लाइंट है, आपका बैंक में अकाउंट है, तो आप ये जूम कर लें कि आपका भी जो सारा डाटा है वो किसी ना किसी जो है वो सर्वर पे, इसी तरह सर्वर पे पड़ा होगा। या उसकी एक एग्जांपल क्या हो सकती है कि आप में से जिसका भी जो है वो आईडी कार्ड बना हुआ है, तो नादरा के पास भी एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है जो कि कहते हैं कि इस्लामाबाद में उसको उन्होंने रखा हुआ है वहाँ पे। तो उसके ऊपर सारा जो है वो ये डाटा सारा हमारा जो है जो वो उसके ऊपर स्टोर है। जो यहाँ पे जो नादरा के डिफरेंट सेंटर्स बने हुए हैं वो एक्चुअली उसी डाटा को एक्सेस करते हैं। यानी उनके पास अपना डाटा कोई नहीं होता, वो सारा डाटा सेंट्रल लोकेशन पे पड़ा है, वहीं से उसको जो है वो एक्सेस करते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि अभी हम इसके फीचर्स चल के देखेंगे, तो इसमें जो अवेलेबिलिटी है वो आपको जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है, यानी कि हर वक्त अवेलेबल हो, वो कंप्यूटर ऐसा हो कि जो उसका डाउन टाइम जो है ना वो ना हो। अब जिस तरह हमारे टिपिकल जो कंप्यूटर्स हैं, जो ये पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये किसी भी टाइम ख़राब हो सकते हैं, और ख़ासतौर पर जब अगर आप इसको मुसलसल चलाएं तो फिर उसमें ये हो सकता है कि उसमें खराबी आ सकती है। लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में इनका ये डिस्टिंक्टिव फीचर है कि ये अव्वल तो ये ख़राब नहीं होंगे, अगर ख़राब होंगे तो फिर आप उसको कंप्यूटर को उसको रिपेयर करने के लिए बंद नहीं करना पड़ेगा, आप चलते कंप्यूटर को रिपेयर जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, कंप्यूटर्स यूज बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस फॉर critical applications, highly reliable microprocessor system can run years without interruption and repair taking place during normal operation. And these are fault tolerant system. Fault tolerance का मतलब ये होता है कि वो तो उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमारे पास उसका कोई ऐसा मेथड होगा कि जिससे हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर बंद नहीं होगा, ये थोड़ा सा हो सकता है कि उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो जाए लेकिन बंद नहीं होगा। जैसे उसकी एग्जांपल है कि एक एक जो मेन फ्रेम है उसके अंदर 10 माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए हैं, अगर इसमें से 10 में से एक खराब होता है तो बाकी 9 काम कर रहे हैं, अगर दो भी खराब हो जाते हैं तो बाकी 8 काम कर रहे हैं। उससे ये होगा कि स्लाइट डिग्रेडेशन होगी परफॉर्मेंस में, लेकिन कंप्यूटर बंद जो है वो नहीं होगा। दूसरा ये हो सकता है कि इसमें हार्ड डिस्क लगी हुई है, तो हार्ड डिस्क जो है इसमें एक से ज़्यादा लगी होगी, 100 हार्ड डिस्क इसके अंदर लगी होंगी, इससे भी ज़्यादा शायद हो। तो उसमें कुछ हार्ड डिस्क जो है वो हम बैकअप के तौर पे भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि उस पर अपना डाटा बैकअप कर रहे होते हैं। तो अगर कोई हार्ड डिस्क खराब होती है जो मेन वर्किंग कर रही है, तो फौरन जो कंप्यूटर है वो बैकअप हार्ड डिस्क पे उस पर शिफ्ट हो जाता है, और मीन वाइल जो है वो आप जो खराब हुई हार्ड डिस्क उसको उसको जो है वो चेंज कर देते हैं। तो कंप्यूटर को बंद नहीं करना पड़ेगा, कंप्यूटर जो है वो नॉर्मल रूटीन में जो है वो चलता रहेगा। Virtualization multiple operating system can run at the same time, speed more than MIPS, millions of instructions per second, and they are not calculation intensive, focus on handling huge amount of data. इनका ज़्यादा पर्पज़ ये होता है कि जो डाटा रिक्वेस्ट आ रही है डिफरेंट यूजर से, उसको इसने हैंडल करना है। इनका मेन पर्पज़ जो है वो ये नहीं है कि ये जो है वो कैलकुलेशन जिस तरह सुपर कंप्यूटर्स को हमने देखा था, तो वो इनका पर्पज़ जो है वो नहीं है। तो ये तीन इनके फीचर्स होते हैं। आमतौर पे ये जो आईबीएम है ये अपने सुपर कंप्यूटर्स को मार्केट करने के लिए इनको यूज़ करते थे। रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड सर्विसबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि फीचर्स दैट हेल्प टू अवॉइड एंड डिटेक्ट फॉल्ट्स। अ रिलायबल मशीन डज डज नॉट, सॉरी यहाँ पे आएगा, डज नॉट सडनली ब्रेक्स डाउन। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि उसका अप टाइम कितना है। अप टाइम क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ टाइम दैट डिवाइस इज एक्चुअली ऑपरेटिंग एज द परसेंटेज ऑफ टाइम इट शुड बी ऑपरेटिंग, इट हैज़ 100% अप टाइम। और जो मीन टाइम बिटवीन फेलियर है दैट इज ऑलमोस्ट नल, जीरो है। तो उसको हम अप टाइम को इस तरह से देखते हैं कि एक मशीन अगर 100 घंटे चली है,
और उसमें से टोटल 100 आवर्स हमने उसको ऑब्जर्व किया, उसमें से 80 आवर्स जो थे वो मतलब एक्चुअली सर्विस के लिए अवेलेबल रही, और 20 आवर्स जो थी वो रिपेयर वगैरह के लिए बंद रही। तो अब हम देखेंगे कि इसके टोटल अप टाइम जो है कितना है, दैट इज 80/100 विच इज 80%, और 20% इसका डाउन टाइम होगा, यानी ये वो टाइम जिस जिस टाइम में वो अवेलेबल नहीं थी। ये तो बहुत ज़्यादा है, इतना इतना नहीं होता इनका, आप ये कह लें कि लेस देन 1% जो है इनका डाउन टाइम होता है, क्योंकि इसमें इस तरह के फीचर्स होते हैं कि जो आप ये कह सकते हैं कि जिसकी वजह से कंप्यूटर, ये रिलायबिलिटी की हमने बात की थी, कंप्यूटर सडनली बंद नहीं होगा, वो चलता रहेगा, स्टिल स्टिल ऑपरेटिंग, कंप्यूटर स्टिल ऑपरेटिंग। अच्छा, उसके बाद है सर्विसेबिलिटी। उसका मतलब क्या है कि वेरियस मेथड ऑफ इजीली डायग्नोसिंग द सिस्टम व्हेन प्रॉब्लम अराइज, अर्ली डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट्स कैन डिक्रीज और अवॉइड सिस्टम डाउन टाइम। तो उसमें ना ये एक बड़ा एक जॉक समझ लें, या ये इस तरह से होता था कि जो आईबीएम के मेन फ्रेम कंप्यूटर थे उनके बारे में कहता था कि ये इस ऐसा सिस्टम लगा होता था कि ये अगर कोई इनके अंदर मसला होता था तो कंपनी को खुद ही डायल कर देते थे, टेलीफोन करके मैसेज जो है कंपनी को पहुंचा दिया, तो कंपनी को पता चल जाता था क्या फॉल्ट है। तो अक्सर ऐसे होता था कि जो जिस कंपनी जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो मेन फ्रेम लगा हुआ है, तो आईबीएम का जो सर्विस स्टाफ है वो वहाँ पे आया है, और उन्होंने उन्होंने पूछा जी आप क्यों आए, उन्होंने कहा जी आपका कंप्यूटर खराब है, उसको मरम्मत करने हैं। तो वो कहते थे हमें तो पता ही नहीं है अभी तक। तो ये एक समझ लें कि लाइक जॉब को कहते थे कि जी आपको तो नहीं पता, लेकिन हमें पता चल गया कि जो आपका कंप्यूटर है वो खराब है। तो इसके यूजेस के, दे आर यूजेस इन सेंसिंग इंडस्ट्री, कस्टमर स्टैटिस्टिक्स, ईआरपी, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और business today rely on mainframes to perform large-scale transaction processing, thousands of instructions per second, support thousands of users and application programs, concurrently accessing numerous resources, manage terabytes of information and data, hand large bandwidth communication। तो ये इन सब पर्पजेज के लिए यूज करते हैं मोस्टली। अब जितनी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन देखें तो उन सब के पास जो वो मेन फ्रेम है। अगर आप पाकिस्तान में भी बात करें तो जो डिफरेंट बैंक्स हैं जैसे हबीब बैंक वगैरह, उनके पास मेन फ्रेम है। नादरा की मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि इनके पास मेन फ्रेम है। पीआईए के पास भी मेन फ्रेम है, जो कि उनका जो सारा टिकटिंग का सिस्टम है वो जो है वो सारा कंट्रोल करता है। इस तरह से ये टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास पाकिस्तान में जिनके पास जो है वो मेन फ्रेम है। अच्छा, उसके बाद फिर हम आए थे मिनी कंप्यूटर्स पे। मिनी कंप्यूटर्स को हम जो है वो मिड रेंज सर्वर्स, वर्क स्टेशन या सर्वर्स भी जो है वो कह देते हैं। अच्छा, इसका इसका क्या था कि एक्चुअली दे वर इंट्रोड्यूस्ड एज अ चीप अल्टरनेटिव टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इन मिड 60। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर असल में बहुत बड़े होते थे, और ये भी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि इनको जो है वो अक्सर अगर कोई कंपनी इसको खरीद नहीं सकती तो उनको लीज पे लेती थी, तो ये लीज पे भी दिए जाते थे। पाकिस्तान में जो पहला जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है तो ये कहते हैं कि अर्ली 1970s में आया था, और हबीब बैंक ने कराची में इनका हेड ऑफिस है तो वहाँ पे इन्होंने इंस्टॉल किया था। और वो हबीब बैंक ने परचेज नहीं किया था, वो उन्होंने लीज पे लिया था आईबीएम से। तो ये काफ़ी पुरानी जो है वो बात है, ऑलमोस्ट आज से 50 साल पहले की जो है वो। उस वक्त जो है ये आप कह सकते हैं कि पहला ये मेन फ्रेम कंप्यूटर पाकिस्तान में आया था। तो ये कंप्यूटर एक्सपेंसिव थे, तो फिर मेन फ्रेम को थोड़ा सा उन्होंने स्केल डाउन किया ताकि उसके हम छोटे कंप्यूटर्स बनाएं, और वो कोई स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन वो भी उसको जो है वो अफोर्ड कर सके। तो उसके लिए जाहिर सी बात है उन्होंने क्या करना पड़ा है कि जी अगर उसमें 10 सीपीयूज लगे हुए हैं तो उसको कम करके वो 4 कर देंगे या 2 कर देंगे, इस तरह से उसको जो है कम कर देंगे, उसको हार्ड डिस्क भी कम कर देंगे, उसकी मेमोरी भी कम हो जाएगी। तो उसको जो है वो आप ये कह लेंगे आयरनिकली उन्होंने यानी कि तंजिया तौर पे कहना शुरू कर दिया कि दीज आर मिनी कंप्यूटर्स, तो छोटे कंप्यूटर हैं। एक तंज की ना अपने तौर पे उन्होंने कि ये मिनी कंप्यूटर, term ironically used to small mainframe computers. In a 1970 survey, in the New York Times suggests consensus definition of a microcomputer, a mini computer, as a machine costing less than 25,000 USD with an input-output device such as a teleprinter and at least 4K word of memory that is capable of running basic program in the higher level language such as Fortran or BASIC। तो उन्होंने कहा था कि जो जिसकी जो कॉस्ट है वो 25,000 से कम होगी डॉलर से, तो उसको हम कह देंगे कि ये जो है ये एक मिनी कंप्यूटर है। तो जाहिर बात है जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उनकी कॉस्ट इससे
काफ़ी जो है वो ज़्यादा होगी। मोस्टली यूज बाय मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशंस, उन वहाँ पे जो यूज़ होते हैं। तो उसमें भी इनका यूज़ है वो ये है कि वर्क स्टेशन के तौर पे ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। जैसे आजकल ग्राफिक्स का काम बहुत है तो एडिटिंग करनी है तो उसके लिए जो है वो आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। या अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो अपना डेटाबेस सर्वर उसके ऊपर जो है वो बना सकती है। या जो आपका इंटरनेट सर्वर है वो उसके ऊपर जो है वो बन सकते हैं। तो ये मेन ये मिनी कंप्यूटर्स जो हैं ये दे आर क्वाइट कॉमन, और ये मिल भी जाएंगे आपको। प्राइस इनकी जो है तकरीबन आजकल के हिसाब से भी 4-5 लाख रुपए होगी। तो ये है कि आप इसको इजीली जो है वो बाजार से परचेज कर सकते हैं। जिस तरह से हमने सुपर कंप्यूटर की बात की थी कि वो वन ऑफ द काइंड होते हैं, ये मोस्टली जो है ये आप कह लेंगे जिस तरह से एक ब्रांड अपने बैच प्रोडक्शन करती है अपना, उनके बकायदा उनकी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे इनकी प्रोडक्शन हो रही है। तो ये उस तरह से जो है ये जो है ये प्रोड्यूस होते हैं, ये आपको मिल जाएंगे। अभी भी आप जाएँ फ्री सेंटर जाए तो अगर आपके पास कोई 5-6 लाख रुपए है तो आप जाके ये परचेज करके ला सकते हैं। उसके बाद फाइनली जो है हमारा माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर को इसलिए कहते हैं कि मेन फ्रेम को जब सॉरी माइक मिनी को उन्होंने फर्दर उन्होंने स्केल डाउन किया तो वो फिर उन्होंने कहा अब इसको क्या कि मिनी तो ऑलरेडी हम नाम रख चुके हैं, फिर उन्होंने कह दिया माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में इसलिए भी कहा जाता है कि इसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर होता है एज सीपीयू, यानी कि एक ही वो माइक्रो प्रोसेसर होता है जो कि उसके सीपीयू के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। तो इस वजह से हम उसको क्या कह देते हैं कि इसको माइक्रो कंप्यूटर कह देते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट इज इंटीग्रेटेड विद एन अ सिंगल केस। सम इक्विपमेंट में बी कनेक्टेड एट शॉर्ट डिस्टेंस एंड दे फिजिकली ऑक्यूपाई स्मॉल स्पेस। तो इनको पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। दे आर जनरल पर्पस सिस्टम। जनरल पर्पस से मुराद ये है कि इसी कंप्यूटर पे आप अपनी कोई वर्ड पे काम करना चाहें वो भी कर सकते हैं, आप इंटरनेट यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं, अगर आप म्यूज़िक सुनना चाहते हैं म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। और अगर आप कोई कोई आप कह लेंगे डेस्कटॉप पब्लिशिंग हम उसे कहते हैं, वो भी वो भी जो है वो भी कर सकते हैं। यानी वो ग्राफिक्स का छोटा मोटा काम जो है वो भी कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे काम इस पर जो है वो किए जा सकते हैं। तो इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं कि दीज आर जनरल पर्पस सिस्टम। तो पहला जो जो माइक्रो कंप्यूटर वो कहा जाता है कि उसका नाम था डेटा पॉइंट 220 और ये सीटीसी ने बनाया था, कंप्यूटर टर्मिनल कॉर्पोरेशन इन 1970। तो इसको कहा जाता है कि ये पहला माइक्रो कंप्यूटर था, लेकिन इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर नहीं था क्योंकि उस वक्त तक माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इन्वेंट ही नहीं हुआ था। इन माइक्रो प्रोसेसर जो है वो उसके बाद इन्वेंट हुआ था। अच्छा, उसके बाद जो आप कह लें कि जो पहला जो ट्रूली जो सिस्टम था जो जिसको माइक्रो कंप्यूटर कह सकते हैं वो आल्टेयर था। ये बनाया था माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेलीमेट्री सिस्टम 1975 में। तो इसको आप कह सकते हैं दिस वाज दी ट्रू माइक्रो, क्योंकि इसके अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ था और इंटेल का एक माइक्रो प्रोसेसर था जो उसका पहला था 8080। ये माइक्रो प्रोसेसर जो है उसके अंदर लगा हुआ था। फिर उसके बाद 1981 में आईबीएम ने पीसी बनाया था, पर्सनल कंप्यूटर। और एप्पल ने अपने मैकिन्टोश सिस्टम जो है वो बनाया था 1984 में। तो ये दोनों अभी भी लीडिंग एक आप कह सकते हैं कि ये ब्रांचेज हैं माइक्रो कंप्यूटर्स की, यानी कि आईबीएम का पीसी और एप्पल का मैक सिस्टम, दे आर स्टिल इन यूज। आप मे बी आप भी इससे फेमिलियर होंगे, आप लोगों ने ये दोनों जो है वो देखे होंगे। आईबीएम पीसी का ज़्यादा उसका ये होता है कि इसके अंदर एक इस तरह से सीपीयू बॉक्स होता है और ये मॉनिटर है और उसके बाद फिर कीबोर्ड होता है और माउस होता है। तो दिस इज़ द आईबीएम पीसी। और जो मैकिन्टोश सिस्टम है इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ आपको एक मॉनिटर नज़र आएगा। तो इसकी जो सारा ये जो सीपीयू वाला हिस्सा है वो इस मॉनिटर के अंदर इंटीग्रेटेड होता है और आपको सिर्फ यहाँ पे कीबोर्ड और माउस जो है वो नज़र आएगा। तो और बहुत सारे लोग जो हैं वो एप्पल के जो मैक सिस्टम है उनको प्रेफर करते हैं क्योंकि वो उनके उनके नज़दीक जो है ज़्यादा रिलायबल है। तो IBM पीसी जो है वो बहुत सारी कंपनीज में, हमने सिर्फ IBM नहीं बना रही। इसमें जो इस वक्त जो सबसे जो पॉपुलर कंपनीज हैं डेल है, HP है, और इसके अलावा जो है वो लेनोवो है, ये चाइनीज़ कंपनी है। और इसके अलावा जो है वो फ्यूजिट्सु भी जो है वो भी जो है वो इस तरह के सिस्टम जो है वो बनाती है। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि ये IBM पीसीज जो है वो बना रही है।
लेकिन सर ये जो मैक सिस्टम है ये सिर्फ एप्पल ही बनाती है, इसके अलावा कोई और नहीं बनाता। ये डिफरेंट है। ये जो है ये आप कह सकते हैं जो माइक्रो कंप्यूटर डिफरेंट टाइप के हैं। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये पीसी है। ये पीसी स्टाइल जो है ना ये वो है, क्योंकि इसमें देखें ये सीपीयू बॉक्स है, ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड और माउस। जो आपकी गेमिंग कंसोल है ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं, लैपटॉप भी इसी कैटेगरी में आते हैं। और हैंडल पीडीएस या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट या इनको पॉम टॉप कहते हैं, ये भी इसी कैटेगरी में आते हैं। माइक्रो कंट्रोलर्स मोस्टली जो है फ्रिजेस में और एयर कंडीशंस में और इस तरह से ये जो कारें हैं, कार्स जो है ना उसके अंदर ये लगे होते हैं। दे आर एक्चुअली जो ये माइक्रो कंट्रोलर्स हैं इनको हम कहते हैं सिस्टम ऑन अ चिप भी हम इनको कहते हैं। ये भी माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। और ये वेयरेबल कंप्यूटर या स्मार्ट वॉचेस में इस तरह से आजकल आई हुई हैं। एप्पल की वो जो वॉच है, और इसी तरह से जो और भी कंपनीज हैं, सैमसंग की भी मेरे ख्याल में कोई वॉच है इस तरह से, हुआवे की भी वॉच है। तो ये सारी जो है ये सारी इस चीज़ की जो है वो एग्जाम्पल, वो सारे इसमें जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं वेरिएबल कंप्यूटर्स में। जी जी बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन हो सर तो आप जो है ना पूछ सकते हैं। जी बेटा। सर जो रेस्पबेरी